हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम पूजा और आज हम बात करने वाले हैं 4 नवंबर के करंट अफेयर्स के बारे में। तो आज हमारे जो करंट अफेयर्स है उनमें खास क्या है, तो सबसे पहली बात हमें डिस्कस करनी है, हमारे देश को 94 नंबर की रामसर साइट मिल चुकी है। तो डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है कि भारत के पास वर्तमान में 2025 की स्थिति में कितनी नंबर ऑफ रामसर साइट्स है। जो करेक्ट आंसर इज 94। तो भारत के पास टोटल 94 रामसर साइट हो चुकी हैं। ये नई रामसर साइट कहाँ पर है, इसके ऊपर हम डिस्कशन करने वाले हैं। अगली जो इम्पोर्टेंट बात आज के सेशन में हमारी डिस्कशन की जाएगी वो ये है कि इसरो ने भारत का हैवीएस्ट, सबसे भारी, जो कि लगभग 4400 किलोग्राम के लगभग बताया जाता है। ठीक है, कुछ न्यूज़पेपर में 4200 किलोग्राम्स भी लिखा हुआ है, लेकिन अप्रोक्सीमेटली 4000 किलोग्राम्स का इसरो ने अपना हैवीएस्ट रॉकेट लॉन्च किया है सतीश धवन श्रीहरिकोटा स्पेस सेंटर से। उस रॉकेट पे हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो ये दो मेजर हाइलाइट्स हैं। इसके अलावा आज हमें बात करनी है केरला राज्य। केरला राज्य जो है वो भारत का पहला राज्य बन गया है जो कि एक्सट्रीम पॉवर्टी से बाहर आ गया है। अब पॉवर्टी क्या होती है और एक्सट्रीम पॉवर्टी क्या होती है, मतलब गरीबी और अत्यंत गरीबी में क्या अंतर है। आपकी वर्ल्ड बैंक की या नीति आयोग की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली एक्सट्रीम पॉवर्टी और पॉवर्टी क्या होती है, इस पर हमें डिस्कशन करना है। ठीक है, तो ये कुछ मेजर इशू है जो आज हमें डिस्कस करने हैं। तो आप समझ सकते हैं कि आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को एंड तक देखना है। और एंड में जस्ट आपकी प्रैक्टिस के लिए कि कल के करंट अफेयर्स कितने याद हैं कि भूल गए, इसलिए एक क्वेश्चन ऑफ द डे है जिसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। क्लियर है? यहाँ तक का मामला सेट है। चलो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। एक और छोटी सी बात आपको बता देती हूँ, अगर आज के क्लास की पीडीएफ आपको लेनी है, फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। आप वहां से पीडीएफ को डाउनलोड करके नोट्स बना सकते हैं। साथ ही साथ एक एप्लीकेशन भी है हमारा जिसका नाम है पूजा जैन क्लासेस एप्लीकेशन, और ये प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। आप इसे भी डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर आपको एवरी मंथ की मंथली मैगजीन्स हो गई, पीवाईक्यू सेशंस हो गए, टेस्ट सीरीज हो गई, वो सारी पीडीएफ्स आपको मिलती हैं। ठीक, चलिए, तो सबसे पहली न्यूज है गोगा बील लेक। गोगा बील लेक आपको बिहार राज्य में देखने को मिल जाएगी और इसे भारत की 94th नंबर की रामसर साइट डिक्लेयर किया गया है। गोगा बील लेक आपको कटिहार डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार में देखने को मिलेगी और बिहार राज्य में ये एक कम्युनिटी रिजर्व है। बिहार राज्य का पहला कम्युनिटी रिजर्व है जिसको रामसर साइट के रूप में डिक्लेयर किया गया है। क्लियर हुआ? तो कटिहार डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार का जो कम्युनिटी रिजर्व है जिसका नाम है गोगा बील लेक, इसको 94th नंबर की रामसर साइट डिक्लेयर किया है। अब खास बात ये है कि ये जो गोगा बील लेक है, ये आपकी एक आपको ये ऑक्सबो लेक देखने को मिलेगी। क्या मिलेगी? ये आपको ऑक्सबो लेक आपको देखने को मिलेगी, गंगा और महानदा रिवर के बीच में। अब ये ऑक्सबो लेक क्या होती है? जब नदियां बहती हैं, तो नदियां जब बहती हैं तो एक आइसोलेटेड, जैसे कि एक नदी यहाँ से बह रही थी, एक नदी कुछ इस तरीके से बह के निकल गई और एक आइसोलेटेड लेक तरीके से कुछ बना लिया। यू शेप की जनरली होती हैं ये, आप इस डायग्राम में देख पाएंगे, जस्ट लाइक दिस। यू शेप की आइसोलेटेड लेक्स होती हैं, जब नदियां बहती हैं तो आइसोलेटेड लेक बना लेती हैं, जिसे हम ऑक्सबो लेक के नाम से जानते हैं। क्लियर है? 94 रामसर साइट के साथ भारत, हम सभी को पता है कि एशिया में पहला और वर्ल्ड में तीसरे नंबर का कंट्री है जिसके पास सबसे ज्यादा रामसर साइट है। अगर बात करें पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा रामसर साइट किसके पास है, तो यूके के पास 176, फिर मैक्सिको के पास 144 और भारत के पास 94 साइट्स आपको देखने को मिल जाएंगी। ये बिहार राज्य की 6वें नंबर की रामसर साइट है और बिहार जो है आपको 3rd नंबर पे मिलेगा आफ्टर तमिलनाडु एंड उत्तर प्रदेश। तो यूपी और तमिलनाडु के बाद बिहार राज्य 3rd नंबर पे आता है नंबर ऑफ रामसर साइट के बारे में। अगर हम बात करते हैं रामसर कन्वेंशन के बारे में, तो रामसर एक जगह है, कहाँ पर? ईरान में, जहां पर ये मीटिंग हुई थी, इसलिए इसे हम रामसर कन्वेंशन कहते हैं। 1971 में मीटिंग हुई थी और भारत ने 1982 में इसे ज्वाइन किया था, और ये जो कन्वेंशन है ये 1975 से इफेक्ट में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये स्टैटिक पॉइंट्स है, यहाँ से भी एग्जाम में प्रश्न कई बार देखे गए हैं, तो थोड़ा सा याद रखना है। नेक्स्ट है
केरला डिक्लेयर फ्री फ्रॉम एक्सट्रीम पॉवर्टी। तो केरला राज्य जो है वो भारत का पहला राज्य है जो कि जिसने अपने आप को एक्सट्रीम पॉवर्टी से फ्री डिक्लेयर किया है कि हमारे देश में अत्यंत गरीबी, मतलब हमारे राज्य में अत्यंत गरीबी नहीं है, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो अत्यंत गरीब है। एक्चुअली केरला स्टेट ने 4 इयर्स का एक्सट्रीम पॉवर्टी इरिडिक्शन प्रोग्राम को रन किया था, जिसके बाद केरला राज्य जो है वो एक्सट्रीम पॉवर्टी से फ्री डिक्लेयर किया गया है। तो वर्ल्ड बैंक क्या कहता है? वर्ल्ड बैंक कहता है कि कोई भी व्यक्ति जीने के लिए अगर लेस देन $3 पर डे कमाता है तो उसे हम कंसीडर करते हैं एक्सट्रीम पॉवर्टी के अंदर। मतलब एक दिन में अगर आप तीन तीन डॉलर से कम रुपए कमाते हो तो एक्सट्रीम पॉवर्टी या अत्यंत गरीब की कैटेगरी में आते हो। जबकि नीति आयोग क्या कहता है? नीति आयोग ने 4 पैरामीटर्स डिफाइन किए हैं। ठीक है, नीति आयोग के अनुसार जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है, इसमें केरला जो है, केरला बिल्कुल लोअर प्लेस पे है, मतलब सबसे ज्यादा सबसे कम जो एक्सट्रीम पॉवर्टी देखी गई थी नीति आयोग के मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में, वो केरला में थी। तो केरला में एक्सट्रीम जो पॉवर्टी है वो 4 पैरामीटर पे डिफाइन की गई थी। फूड इनसिक्योरिटी, ठीक है, खाना नहीं है, पुअर हेल्थ है, लैक ऑफ हाउसिंग और एब्सेंस ऑफ इनकम, मतलब बेरोजगारी है एक तरीके से, लोगों के पास रहने के लिए घर नहीं है, खाने के लिए खाना नहीं है, और हेल्थ कंडीशन भी खराब है। तो ये 4 पैरामीटर नीति आयोग के द्वारा होते हैं एक्सट्रीम पॉवर्टी को डिफाइन करने के लिए। फिलहाल हम फोकस करते हैं ग्लोबल डेफिनेशन, मतलब वर्ल्ड बैंक की डेफिनेशन के अनुसार। तो वर्ल्ड बैंक इतना ही कहता है, अगर किसी भी व्यक्ति की जो डेली इनकम है वो $3 पर डे से कम है तो उसको हम एक्सट्रीम पॉवर्टी की कैटेगरी में रखते हैं। अगर हम लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज की बात करें तो यहाँ पर है फोर $4.20 पर डे, और अपर मिडिल इनकम कैटेगरी में, मतलब जो कंट्रीज हैं उसके लिए एक्सट्रीम पॉवर्टी है $8.30 पर डे। तो एक्सट्रीम पॉवर्टी और पॉवर्टी में अंतर होता है। अगर कोई व्यक्ति $4.20 से कम कमा रहा है बट अबव द $3 आर पुअर नॉट एक्सट्रीम पुअर। ठीक है, मतलब कोई भी व्यक्ति अगर $3 से ज्यादा एक दिन में कमाता है तो वो गरीब है, लेकिन एक्सट्रीम गरीब नहीं है, एक्सट्रीम गरीब इसके नीचे आएगा। ठीक है, चलो अगली कहानी को ध्यान से समझना, यहाँ से कोई भी लाइन एग्जाम में छपी हो सकती है। ठीक है, मुझे याद है जब आरपीएससी एग्जाम हुआ था तब भी इसरो ने जब 102 सैटेलाइट लॉन्च की थी, डायरेक्टली एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था, राइट? इस तरीके के जो साइंस और टेक के क्वेश्चन है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो इसरो लॉन्चेस इंडियाज हैवीएस्ट कम्युनिकेशन सैटेलाइट CMS-03। अच्छा, CMS-03 इज इक्वल टू GS-80-7R, दोनों एक ही हैं। तो अगर ये पूछ ले तो भी ठीक है, अगर लिखा कि इंडिया का हैवीएस्ट कम्युनिकेशन सैटेलाइट GSAT-7R है तो भी आंसर सही है। इंडिया का हैवीएस्ट कम्युनिकेशन सैटेलाइट CMS-03 है तो भी सही है, वही नाम है, एक ही नाम है। ठीक है, तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने GSAT-7R, जिसको CMS-03 कहा जा रहा है, इंडिया का हैवीएस्ट इंडिजीनियसली बिल्ड कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। इसे लॉन्च किया गया है सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से। और इस सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए हमने जो रॉकेट इस्तेमाल किया है वो है LVM-3। LVM-3 का मतलब है लॉन्च व्हीकल मार्क 3 का इस्तेमाल यहाँ पर किया गया है। अगर हम बात करते हैं GSAT-7R के बारे में, जो कि इसरो का इंडिजिनियसली डेवलप्ड हैवीएस्ट सैटेलाइट है, ये मल्टीपल फ्रीक्वेंसी बैंड, जैसे कि आपका C बैंड, KA बैंड, KU बैंड, तो अलग अलग फ्रीक्वेंसी बैंड में काम करता है। मतलब ये मल्टी बैंड कम्युनिकेशन सैटेलाइट है जो पूरे हमारे देश के ओशियन को कवर करेगा और नेवल जो हमारी कम्युनिटी है उनको नेविगेट करने में, उनको कम्युनिकेट करने में हेल्प करेगा। इसका जो वेट है 4400 किलोग्राम्स का आपका बताया जाता है, इसलिए इसको हैवीएस्ट कम्युनिकेशन सैटेलाइट कहा गया है। और इसको इंडिया से जीटीओ में लॉन्च किया गया है। जीटीओ का मतलब क्या होता है? जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में इसे लॉन्च किया है। अब देखो होता क्या है, जैसे कि अभी हम इसको लॉन्च कर रहे हैं, हम इसकी स्पीड, इसके प्रोपल्शन को बढ़ाते जाएंगे और फिर एक समय आएगा जब ये हमारा जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में पहुंच जाएगा। तो जीटीओ का मतलब है कि आप इसको ट्रांसफर कर सकते हो, इसको बूस्ट करके ट्रांसफर कर सकते हो अगली ऑर्बिट में, इसको बूस्ट करके। तो फिलहाल में इंडिया ने इसको जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में लॉन्च किया है। ठीक है, और बाद में फिर इसको क्या किया जाएगा, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में प्रोपल्शन सिस्टम के साथ पहुंचा दिया जाएगा।
अब LVM-3 जो है इसका इस्तेमाल हमने चंद्रयान-3 मिशन में भी किया था। चंद्रयान-2 और चंद्रयान-3 दोनों को लॉन्च करने के लिए भी हम लोगों ने LVM-3 रॉकेट का इस्तेमाल किया था। अब इसकी ज़रूरत अचानक से क्यों पड़ गई? क्यों हमें इतना हेवीएस्ट कम्युनिकेशन सैटेलाइट हम लॉन्च कर रहे हैं? क्या ज़रूरत है GSAT-7R को लॉन्च करने की? तो इसका कहानी समझते हैं। इसकी कहानी ये है कि हमारा जो ओल्ड सैटेलाइट है जिसका नाम है GSAT-7, जिसको रुक्मणी के नाम से भी जाना जाता है, इसको 2013 में लॉन्च किया था। इसकी ऑपरेशनल लाइफ खत्म होने वाली है, मतलब इसका ऑपरेशन खत्म हो जाएगा तो GSAT-7 को रिप्लेस करेगा GSAT-7R। बात समझ में आ रही है? GSAT-7 को रिप्लेस करेगा GSAT-7R, क्योंकि GSAT-7 को हमने 2013 में लॉन्च किया था और इसकी ऑपरेशनल लाइफ खत्म होने वाली है। अब हमने जो GSAT-7R लॉन्च किया है, इसकी ऑपरेशनल लाइफ 15 साल की होगी। कितनी होगी ये? 15 साल की होगी, जो कि वॉइस सिग्नल, वीडियो सिग्नल और हाई कैपेबिलिटी कम्युनिकेशन इंडियन नेवल फोर्सेस को प्रोवाइड करेगा। ठीक है? अगर हम बात करें LVM-3 के बारे में, लॉन्च व्हीकल मार्क 3, इसका पुराना नाम क्या था? तो इसको हम पुराना नाम GSLV मार्क 3 के नाम से जानते थे। इसको हम GSLV मार्क 3 मतलब जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल मार्क 3 के नाम से जानते थे। ठीक है, ये बेसिकली इसमें सॉलिड, लिक्विड और क्रायोजेनिक फ्यूल का इस्तेमाल किया जाता है। तो एक प्रकार का ये क्रायोजेनिक इंजन है। क्रायो का मतलब होता है अत्यंत ठंडा, मतलब जहाँ पे हम लिक्विड हाइड्रोजन, लिक्विड ऑक्सीजन का इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब लिक्विड नाइट्रोजन का इस्तेमाल कर रहे हैं -150 डिग्री सेल्सियस पे, मतलब एक्सट्रीम ठंडे टेम्परेचर में हम यहाँ पे लिक्विड फॉर्म में गैसेस को इस्तेमाल कर रहे हैं, उसे हम क्रायोजेनिक इंजन के नाम से जानते हैं। अभी जो GSLV मार्क 3 है, ये 8000 किलोग्राम तक के पेलोड को लो अर्थ ऑर्बिट में और 4000 किलोग्राम तक के पेलोड को ये जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट में ले जाने में कैपेबल है। ठीक है, इस बात को भी याद रखना है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे हम एशियन यूथ गेम्स 2025 के बारे में। तो थर्ड एडिशन, कौन सा एडिशन था ये? थर्ड एडिशन 12 सालों के बाद हुआ है। ठीक है, थर्ड एडिशन आपको एशियन यूथ गेम्स का देखने को मिलेगा मनामा, बहरीन में। रिसेंटली कंक्लूड हुआ है। तो सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाएगा, एशियन यूथ गेम 2025 का थर्ड एडिशन कहाँ पर खेला गया? मनामा, बहरीन में खेला गया। इसमें इंडिया की टीम को 48 मेडल्स मिले हैं। इंडिया को कितने मेडल मिले हैं? 48। 48 में 13 गोल्ड हैं, 18 सिल्वर हैं और 17 ब्रोंज मेडल हैं, जिसके साथ इंडिया मेडल टैली पर 6 पोजीशन पे है। इंडिया मेडल टैली पे 6 पोजीशन पे है। पहला एडिशन जो एशियन यूथ गेम्स का हुआ था वो 2009 में हुआ था सिंगापुर में। फिर 2013 में ये गेम्स हुए थे चाइना में और अब ये 2025 में बहरीन में हुए हैं। तो आप देख सकते हैं कितने लंबे इंटरवल्स के बाद एशियन यूथ गेम्स को खेला गया है, जिसमें भारत का परफॉर्मेंस अच्छा रहा है। इंडिया ने 48 मेडल जीते हैं, जिनमें से 13 गोल्ड मेडल है। अब आपको याद क्या रखना है, 2029 में उज्बेकिस्तान में और 2031 में कंबोडिया में ये गेम खेले जाएंगे। तो 2029 में एशियन यूथ गेम्स कहाँ पर होंगे? उज्बेकिस्तान में। 2031 में एशियन यूथ गेम्स कहाँ पर होंगे? कंबोडिया में। तो अपकमिंग स्पोर्ट्स इवेंट्स जो होते हैं वो इम्पोर्टेंट होते हैं। आई थिंक इतनी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। यहाँ तक कोई डाउट है तो आप बिल्कुल टेलीग्राम पे मुझसे पूछ सकते हैं। कोई न्यूज़ अगर समझ में नहीं आई है, कोई टर्म समझने में दिक्कत है, तो आप बिल्कुल मुझसे पूछ सकते हैं। यहाँ तक का मामला सेट है। चलो अब बात कर लेते हैं अगले कहानी पे। अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो यार शेयर ज़रूर करना, सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। हम यहाँ पे करंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक भी पढ़ रहे हैं, तो डेफिनेटली आप बिल्कुल शेयर करना। और पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, जिससे अपकमिंग क्लासेस के नोटिफिकेशंस मिल सकें। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं 150 ईयर्स ऑफ आर्य समाज। आर्य समाज की स्थापना हुए 150 साल कंप्लीट हो चुके हैं। रिसेंटली इंटरनेशनल आर्य महासम्मेलन को नई दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया था, जिसको एड्रेस करने का काम प्राइम मिनिस्टर मोदी ने किया, क्योंकि इस साल हम 150th फाउंडेशन ईयर सेलिब्रेट कर रहे हैं आर्य समाज का, और 200 बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की जा रही है महर्षि दयानंद सरस्वती। हम सभी को पता है कि आर्य समाज के संस्थापक या आर्य समाज के जो फाउंडर हैं उनका नाम है महर्षि दयानंद सरस्वती। तो इनकी 200 बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट हो रही है और आर्य समाज के भी कंप्लीट हुए 150 ईयर्स हो चुके हैं। इसलिए इंटरनेशनल आर्य सम्मेलन इंटरनेशनल आर्य महासम्मेलन को ऑर्गेनाइज किया गया था नई दिल्ली में। क्लियर है? आर्य समाज अगर बात करते हैं तो ये एक हिंदू रिफॉर्म मूवमेंट था। मतलब हिंदू धर्म में जो भी बुराइयां हैं उन्हें हटाने के लिए, जैसे कि चाइल्ड मैरिज है उसको हटाना है, या आप कह सकते हो
कि चाइल्ड मैरिज के अलावा आपने सती प्रथा के बारे में सुना होगा, उसे हटाना है। तो हिंदू समाज में जो भी बुराइयां थी उनका अंत करने के लिए आर्य समाज की स्थापना की गई थी। और इनका मतलब इसके जो फाउंडर थे वो स्वामी दयानंद सरस्वती जी थे। 1875 में 1875 में बॉम्बे से आर्य समाज की स्थापना की गई थी। अगर हम महर्षि दयानंद सरस्वती जी के बारे में बात करें तो इनका ओरिजिनल नेम मूल शंकर है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में बना है। इनका ओरिजिनल नाम क्या है? मूल शंकर आपको देखने को मिलेगा। ये अनटचेबिलिटी मतलब जो छुआछूत था, आइडियल वर्शिप मतलब जो आप भगवान की मूर्तियों की पूजा कर रहे हैं, कास्ट में जो डिस्क्रिमिनेशन है, पॉलीगेमी मतलब बहु विवाह है, एक पति कई सारी पत्नियां रख रहा है, चाइल्ड मैरिज, जेंडर इनइक्वलिटी मतलब आप बोल रहे हैं कि सेक्स रेशियो काफी कम है। ठीक है, तो इन सब जो बुराइयां थी उनके खिलाफ आर्य समाज की स्थापना की गई थी। स्वामी दयानंद सरस्वती ने वुमेन एजुकेशन, विडो रीमैरिज पे और आपके जो डिप्रेस्ड क्लास है उसके अपलिफ्टमेंट पे काफी ज्यादा काम किया। चाइल्ड मैरिज हो गई और सती प्रथा, इसको खत्म करने के ऊपर इन्होंने काम किया। और इनका जो बेस्ट स्लोगन था वो था बैक टू वेदास मतलब वेदों की ओर लौटो। तो ये क्वेश्चन भी बना है कि वेदों की ओर लौटो, ठीक है, ये स्लोगन किसका है? तो आंसर हो जाएगा दयानंद सरस्वती जी का है। और इनकी जो भी बातें हैं जिस बुक में कंपाइल की गई हैं उसका नाम है सत्यार्थ प्रकाश। तो इस पुस्तक के बारे में भी आपको याद रखना है। इन्होंने इन्होंने कई सारे गुरुकुल्स भी बनाए थे गर्ल्स एजुकेशन के लिए। और इन्होंने डीएवी मतलब दयानंद एंग्लो वैदिक इंस्टीट्यूट की स्थापना भी की थी 1886 में। ठीक है, पहला जो इंस्टीट्यूट बनाया गया था वो लाहौर में बनाया गया था, जिसके प्रिंसिपल बनाए गए थे महात्मा हंसराज। पहली बार जो आज हम स्वराज वर्ड की बात करते हैं, ठीक है, जो पहली बार स्वराज शब्द का इस्तेमाल भी स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने ही किया था 1876 में। ठीक है, इतनी चीजें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट बात करेंगे, एसबीआई ज्वाइन इंडियन बुलियन एक्सचेंज एज अ स्पेशल कैटेगरी क्लाइंट। अब स्पेशल कैटेगरी क्लाइंट क्या होता है? तो हमारे जैसे कि अगर जो ज्वेलर्स हैं या इंडिया के जो बुलियन ट्रेडर्स हैं उनको गोल्ड का ट्रांजैक्शन करना है, तो उस गोल्ड ट्रांजैक्शन को फैसिलिटेट कराने का काम स्पेशल कैटेगरी क्लाइंट्स करते हैं। बुलियन मार्केट में कोई भी चेंजेस करने हैं, फाइनेंशियल नॉर्म्स है, ग्लोबल ट्रेड को हमें इजी करना है, उसके कंप्लायंस को आसान करना है, लिक्विडिटी को बुलियन मार्केट में मेंटेन करना है, ये सारे काम स्पेशल कैटेगरी क्लाइंट करते हैं। तो एसबीआई का रोल आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा एज अ स्पेशल कैटेगरी क्लाइंट। तो एसबीआई ने एज अ स्पेशल कैटेगरी क्लाइंट पहली बार इंडियन बुलियन एक्सचेंज से क्या किया है? गोल्ड की ट्रेडिंग की है। ठीक है, इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज आपको गिफ्ट सिटी गुजरात में देखने को मिल जाएगा, जहां से बुलियन मतलब सोना चांदी के बारे में बात हो रही है, इंपोर्ट एंड ट्रेडिंग की जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं, IBM and AICTE joined hand to launch AI lab in India। तो सिंपल सी बात है, आईबीएम जो कंपनी है वो AICTE मतलब ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन का जो हेड क्वार्टर है, कहाँ पर? नई दिल्ली। वहाँ पर AI लैब इस्टेब्लिश कर रही है, जिससे जो भी स्टूडेंट हैं और टीचर्स हैं वो सर्टिफाइड कोर्सेज कर सके। तो इन अ मेजर स्टेप टूवर्ड्स ट्रांसफॉर्मिंग टेक्निकल एजुकेशन इन इंडिया, AICTE ने पार्टनरशिप की है IBM के साथ टू एस्टेब्लिश आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैब एट इट्स हेडक्वार्टर, जहां पर फैकल्टी और स्टूडेंट जो है उनकी अपस्केलिंग की जाएगी डेटा साइंस में और अदर नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजीज में। वर्कशॉप होंगी, हैकथॉन होंगे, सर्टिफाइड कोर्सेज होंगे, एटसेट्रा। चलिए अब बारी आती है कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन्स के बारे में। सबसे पहले पर्सन है विश्वजीत सहाय। यहाँ पे पिक्चर दिखाई दे रही है, ये हैं विश्वजीत सहाय। इन्हें कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट अपॉइंट किया गया है। ठीक है, तो हमारे देश के इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विसेज के ब्यूरोक्रेट आपको देखने को मिल जाएंगे, कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट। ठीक है, विश्वजीत सहाय को कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट बनाया गया है। इसके पहले कुछ और मेजर रोल्स में ये काम कर चुके हैं, जैसे कि एडिशनल सेक्रेटरी और फाइनेंशियल एडवाइजर थे डिपार्टमेंट ऑफ साइंस में, जॉइंट सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्री में रह चुके हैं, फाइनेंस मैनेजर रह चुके हैं मिनिस्ट्री ऑफ विंग्स में, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में। अब आपके दिमाग में प्रश्न आ रहा होगा कि ये जो कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट है इसका काम क्या होता है? तो जैसे कि डिफेंस मिनिस्ट्री को कुछ भी प्रोक्योरमेंट करनी है, कुछ नई चीजें खरीदनी है आर्म फोर्सेस के लिए, तो उसकी ऑडिटिंग करना, उसके बिल को अप्रूव करना,
ये सारे काम कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट के होते हैं, मतलब डिफेंस मिनिस्ट्री के जो फाइनेंशियल मैटर्स है उनको देखने का काम कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट करता है। बजट मैनेजमेंट फॉर आर्मी, नेवी, एयरफोर्स एंड डीआरडीओ, डिफेंस पर्सनल जो है इनके पेंशनर्स के हित में काम करता है। ऑडिटिंग करने का काम, प्रोक्योरमेंट फाइनेंस करने का काम कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट का होता है। और ये कौन बन चुका है? विश्वजीत सहाय आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट, डॉक्टर दीपक मित्तल। डॉक्टर दीपक मित्तल जो कि पहले कतार में भारत के एम्बेसडर थे 2022 तक, अब इन्हें यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में इंडिया का नया एम्बेसडर बनाया गया है। तो भारत के नए दूत यूएई में कौन अपॉइंट हुए हैं? आंसर हो जाएगा डॉक्टर दीपक मित्तल। अगले पर्सन के बारे में बात कर लेते हैं जिनका नाम है विवेक मेनन। क्या नाम है इनका? विवेक मेनन। वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया के फाउंडर है विवेक मेनन। अगर आपसे प्रश्न आ जाए कि विवेक मेनन कौन है, तो वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया के फाउंडर विवेक मेनन है। इन्हें आईयूसीएन स्पीसीज सर्वाइवल कमीशन का चेयरमैन बनाया गया है। आपने देखा होगा कि आईयूसीएन एक लिस्ट पब्लिश करती है, रेड लिस्ट, जो भी थ्रेटेंड स्पीसीज है उनके लिए एक लिस्ट बनाई जाती है, जिसे हम आईयूसीएन की रेड लिस्ट कहते हैं। ठीक है, हम उसी बॉडी के बारे में बात कर रहे हैं, आईयूसीएन स्पीसीज सर्वाइवल कमीशन। इसके चेयरमैन कौन बनाए गए हैं? इसके चेयरमैन विवेक मेनन बनाए गए हैं, जो कि फाउंडर है वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया के। और ये पहले एशियन हैं जो कि चेयरमैन बनाए गए हैं आईयूसीएन स्पीसीज सर्वाइवल कमीशन के। रिसेंटली आईयूसीएन वर्ल्ड कांग्रेस की मीटिंग आबू धाबी में हुई थी, जहां पर ये फैसला लिया गया है। नेक्स्ट, अब फिडे चेस वर्ल्ड कप के बारे में आपने सुना होगा। इस साल ये जो चेस वर्ल्ड कप है ये गोवा में होने वाला है, ये बात भी आपको पता होगी। तो फिडे चेस वर्ल्ड कप का जो नाम है उसे चेंज करके विश्वनाथन आनंद कप किया गया है। ठीक है, याद रखना है कि फिडे चेस वर्ल्ड कप का नाम चेंज किया गया है और नया नाम विश्वनाथन आनंद कप है। ठीक है, ये फैसला रिसेंटली यहाँ पर लिया गया है। विश्वनाथन आनंद हमारे देश के पहले चेस ग्रैंड मास्टर हैं। इन्हें टाइगर ऑफ मद्रास भी कहा जाता है। 1988 में इन्होंने पहली बार भारत के लिए पहला चेस ग्रैंड मास्टर बने थे। इसके अलावा 5 टाइम से वर्ल्ड चैंपियन भी रह चुके हैं चेस में। तो पणजी गोवा में सेरेमनी हुई थी, जहां पर फिडे चेस वर्ल्ड कप का नाम चेंज करके विश्वनाथन आनंद कप किया गया है। इस बात को याद रखना है। ठीक है, चलिए कुछ और बातें करेंगे, अभी पिक्चर खत्म नहीं हुई है, अभी पिक्चर बहुत बाकी है। ठीक है, अब हम एमसीक्यू के फॉर्म में बाकी क्वेश्चंस को, बाकी करंट अफेयर्स को समझेंगे। कल मैंने आप लोगों को आभार ऑनलाइन स्टोर के बारे में बताया था, जहां पर जो लोकल आर्टिस्ट हैं उनके प्रोडक्ट को, उनके गिफ्ट्स को बेचा जाएगा। तो आभार ऑनलाइन स्टोर हैज बीन लॉन्च ऑन विच प्लेटफॉर्म? तो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, जिसको 2016 में बनाया गया था, यहाँ पे लॉन्च किया है। कल हम लोगों ने इसको डिस्कस किया था। ध्यान से समझिएगा, कुनार रिवर रिसेंटली न्यूज में है। ये नदी किन दो देशों के बीच में बहती है? तो कुनार नदी जो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में बहने वाली नदी है। पहले हम लोकेशन देखेंगे, फिर हम समझेंगे आखिरकार ये न्यूज में क्या क्यों है। यहाँ पाकिस्तान है, ये अफगानिस्तान है, और इनके बीच में ये जो नदी बहती हुई दिखाई दे रही है, ये आपको कुनार नदी देखने को मिलेगी। कुनार नदी जो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान की बॉर्डर पर है। फिर कुनार नदी जो है वो काबुल नदी पे मिल जाती है, और काबुल नदी जो है वो इंडस नदी में मिल जाती है। बात समझ में आ रहा है? तो ले दे के ये लोग सिंधु नदी जो बेसिन है उसका पार्ट है। बात समझ में आ गई? तो कुनार नदी जो है, कुनार नदी अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में बहती है। कुनार नदी फिर काबुल नदी से मिल जाती है, और फिर काबुल नदी इंडस नदी में मिल जाती है, और इंडस फिर अरेबियन सी में मिल जाता है। ये बात आपको पता है, तो ये तो इसकी आपकी लोकेशन हो गई। ठीक है, तो कुनार नदी न्यूज में इसलिए है क्योंकि अफगानिस्तान में वाटर क्राइसिस हो रहे थे। इस वाटर क्राइसिस से निपटने के लिए अफगानिस्तान चाहता था कि कुनार नदी पे डैम बनाया जाए, और भारत अफगानिस्तान को सपोर्ट कर रहा है इस डैम को बनाने के लिए। ठीक है, जिससे वाटर शेयरिंग डिस्प्यूट आपको अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में देखने को मिल जाएगा। कुनार नदी को कामा रिवर के नाम से भी जाना जाता है। 480 किलोमीटर की आपको देखने को मिल जाएगी। हिंदू कुश माउंटेन रेंज से निकलती है, और पाकिस्तान में इस नदी को, पाकिस्तान में कुनार रिवर को हम चित्रल रिवर के नाम से जानते हैं। और ये काबुल नदी की सहायक नदी है, और काबुल नदी बाद में इंडस रिवर में मिल जाती है। तो ये बातें आपको याद रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट है
द कुनमिंग बायोडाइवर्सिटी फंड वॉज लॉन्च ड्यूरिंग विच इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस। अब समझिएगा, ये जो कुनमिंग बायोडाइवर्सिटी फंड है ये आज का फंड नहीं है, ये 2021 में लॉन्च किया हुआ फंड है। ठीक है, ये अलग अलग देशों को सपोर्ट करता है वहाँ की बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए। जब कॉप 15 की मीटिंग हो रही थी, कॉप 15 की जब मीटिंग हो रही थी कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, तब इस फंड को तैयार किया गया था। मतलब ऑप्शन सी सही है। फिलहाल में न्यूज में क्यों है? क्योंकि 7 कंट्रीज को $5.8 मिलियन का फंड दिया गया है फ्रॉम द कुनमिंग बायोडाइवर्सिटी फंड। 7 कंट्रीज को अपनी बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए $5.8 मिलियन का फंड दिया गया है। वो 7 कंट्रीज कौन कौन सी हैं? कुक आइलैंड, मेडागास्कर, मैक्सिको, नेपाल, श्रीलंका, टर्की एंड युगांडा। दैट्स वाई ये आपको न्यूज में देखने को मिल रहा है, और इस फंड को 2021 में कॉप 15 की मीटिंग में बनाया गया था। ठीक है, एंड दिस इज योर क्वेश्चन ऑफ द डे। केंद्रीय गृह मंत्री दस्तक पदक किस मंत्रालय के द्वारा दिया गया? ये 4 मंत्रालय हैं। सही आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी सारी बातें आने वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे। आई होप आपने एंजॉय किया होगा सेशन। अगर मेरी मेहनत पसंद आती है, वीडियो में जो कंटेंट प्रोवाइड किया गया है, टू द पॉइंट जो बातें की गई हैं वो पसंद आती हैं, तो बिल्कुल लाइक बटन पे क्लिक करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करेंगे। ठीक है, टेक केयर एंड बाय बाय।